हेलो एवरीवन। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज हम एक बार फिर से कुछ अहम टॉपिक्स को लेकर स्टडी करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से इसका रिवीजन करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आप सभी यहाँ पर सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे और पादप विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों को अलग अलग टाइप्स के जिस भी हिसाब से आपसे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको लेकर हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। क्लोरोफिल के लिए यहाँ पे कौन सा तत्व है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। पहले का आंसर देखिए सही है, सी है। सभी लोग यहाँ पर टिक कर लेंगे। पहले का आंसर आपका सी है। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और देखा जाए तो जो पत्तों का रंग होता है वो हरा होता है, जिसका एक क्लोरोफिल कारण है। लेकिन क्लोरोफिल का जो प्रमुख तत्व है जो कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर पूछा गया था वो है मैग्नीशियम। आंसर है आप सभी का सी, टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैगनी, नारंगी, नीला लाल, इंडिगो पीला या पीला बैगनी। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सभी लोग टिक करेंगे। आंसर देखिए आपका बी है, ठीक है। पौधे क्लोरोफिल नामक वर्णन की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल का हरा रंग होता है और सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उपस्थित नीचे तथा लाल रंग का यहाँ पे अवशोषण तीव्रता से करता है। तो आंसर सभी लोग टिक करेंगे, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कृत्रिम प्रकाश। तो ये कृत्रिम प्रकाश क्या है ये आपको बताना। कृत्रिम प्रकाश को किस तरीके से यहाँ पे प्रभाव पड़ता है? ए है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता है। तो कृत्रिम प्रकाश से किस तरीके के प्रभाव या उपस्थिति या घटनाएं यहाँ पे संपन्न होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर देखते हैं। कृत्रिम प्रकाश के बारे में देखिए आंसर है आप सबका सी है, टिक करेंगे। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आंसर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम संश्लेषण में सम्मिलित होता है? ए, स्थित ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्तम ऊर्जा बनती है। बी, प्राप्यतम ऊर्जा स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। सी, भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। डी, ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग। आंसर देखिए, आंसर है आपका बी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधों में संपन्न होती है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह ऊर्जा बाद में पौधों के विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होती है। रासायनिक ऊर्जा का संचयन कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के रूप में होता है जिसका संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की स्थित ऊर्जा है जो परमाणुओं और बंधन के में संचित होती है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है, जहां पहले चरण में ये प्रकाश निर्भर प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को अन्य संचित ऊर्जाओं और अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त करती है। वहीं दूसरे चरण में अगर हम देखें तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पादों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण और न्यूनीकरण में करती है। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर टिक करेंगे। आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों का सहारा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? आसान है, सभी लोग यहाँ पे जल्दी से टिक करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? चलिए, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे चेकआउट करते हैं। आंसर देखिए ए है। ठीक है, क्या है आंसर आपका? ए है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है वो जड़ों के द्वारा नहीं बल्कि पत्तियों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। पत्तियों में स्टोमेटा की संख्या उनके बंद खुलने पर निर्भर करती है और पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की व्यवस्था आपको प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। तो आंसर यहाँ पर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि ए, मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता है। दूसरा, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। तीसरा, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है। चौथा, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाती। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें से क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका बी है। ठीक है, आंसर क्या है? बी है। संवहनी पादपों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं। पहला यहाँ पे फ्लोएम है, दूसरा आपका जाइलम है। किसी वृक्ष की छाल सबसे आंतरिक परत की फ्लोएम होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास से उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो आपके निर्मित पोषक तत्व जड़ जो होते हैं वहाँ पर जड़ों तक ये नहीं पहुँच पाते हैं और जड़ें वहाँ पर ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। तो इस तरह से वो पेड़ आपका सूख जाता है। तो आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक कर लीजिए। यहाँ पे आंसर आप सभी का है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भाग में स्थानांतरित करना है। ऊतक को बाष्प भी कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं: चालनी, सखी, फ्लोएम, फ्लोएम तंतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। पौधों के विकास के लिए कौन सा तत्व इसमें आवश्यक नहीं है? चलिए आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका ए। ठीक है, पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है। 9 की यहाँ बृहद मात्रा में आवश्यकता, 7 की यहाँ सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। बृहद मात्रा में पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जो प्राथमिक और द्वितीयक हैं। जहाँ प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वहीं द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, जिन्हें लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरान एवं मोलिब्डेनम, निकेल, तांबा और क्लोरीन जैसी चीज इसमें आपकी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करिए। घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडरवर्ट, सूरजमुखी। तो निम्न में से यहाँ पे परजीवी पौधा कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या है?
चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर है आपका बी। ठीक है, अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है और आवृतबीजी पौधा है जिसका तना पतला, दुर्बल और पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिफ्ट या परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण इत्यादि को आपको प्राप्त करता है। तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन या जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 का आंसर यहाँ पे है सी है। ठीक है, इसमें इंसुलिन अग्न्याशय या पैंक्रियाज के अंतःस्रावी विभाग लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है और यहाँ पर यह आपका अनुप्रश्न विकल्प तौर पर यह पादप हार्मोन। का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए 11 का आंसर देखिए। आंसर सभी के लोग मिलान कर लीजिए। आंसर आपका डी। पादप हार्मोन 5 वर्ग में है। एबिसिक अम्ल है, ऑक्सिक है, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन है। तो आंसर सभी लोग टिक कर लीजिए। आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? एबिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, एंडोलिस्टिक अम्ल या साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी लोग मिलान करेंगे। आंसर है आपका ए। ठीक है, सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एबिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। आंसर सभी लोग टिक करें, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन? एबिसिक अम्ल, एथिलीन, गिब्सरलिन, ऑक्सीजन या कोई और। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। एबीसीडी इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 एबीसीडी ई में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी लोग, जो आपका गैसीय रूप में पाया जाता है वो है एथिलीन पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस? एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आप सभी का ए है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फूड कंट्रोल एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44 ए के तहत एसिटिलीन गैस को फलों से पकाने पर प्रतिबंधित कर दिया। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है जिससे फल पकते हैं। फलों को कृत्रिम से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना गया है और एथिलीन एक पादप हार्मोन है। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सुमेलित करें और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना: बेकिंग सोडा, शीतल पेय, क्वार्ट्ज, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट्स, एथिलीन या सोडियम बाइकार्बोनेट। कोड देख लेते हैं। ए है 3 4 2 1, बी है 3 4 1 2, सी है 4 3 2 1 और डी है 2 1 4 3। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। सॉरी,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर है बी। ठीक है, आंसर क्या है आपका? बी है। सूची 1 और 2 को देख लीजिए। कृत्रिम फलों को हम पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट का, शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड का, क्वार्ट्ज को हम सोडियम सिलिकेट। तो आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादक संभव है? ए, टमाटर खेतों में सूक्ष्मांतरिक तत्वों के अनुप्रयोग से, पातों पर खनिज घोल छिड़कने से, पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से, रेडियो एक्टिव तत्वों से युक्त उर्वरकों के अनुप्रयोग से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी। ठीक है, क्या है आंसर आपका? सी है। टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि फलों में बिना परागण के भी विकास संभव हो सकता है। ये फल बीज रहित होते हैं। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सीजन का लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल बन जाते हैं। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है? प्रारोह शीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश, पर्णकोश का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर यहाँ पे चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सभी लोग टिक करेंगे। आंसर सी। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए उपर्युक्त विकल्प में सबसे उपयुक्त आपका परागकोश है। अर्धसूत्री विभाजन के परागण का निर्माण होता है जो अपरिपक्व हैं, नारी विंकोद्भिद हैं। प्रजनन के नए पौधों पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नरजन्नांग, अंडप मादा जन्नांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुतंत हुआ परागकोश होता है। अंडप में यहाँ पे अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है? ए, कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। दूसरा, कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। तीसरा, कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, चलिए आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप सभी का है सी है। ठीक है, पौधों के कायिक भागों, जड़, स्तंभ, पत्तों का जनन जिसमें लैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं होते हैं कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक जनन का मुख्य लाभ यह है कि इसमें कोई क्षेत्र बड़ी शीघ्रता से एक जाति विशेष द्वारा आच्छादित हो जाता है, परंतु यह जनन विधि जाति श्रृंखला की दूरस्थ वृद्धि में सहायक नहीं है क्योंकि कायिक जनन उतनी दूरी तक नहीं वितरित हो पाते जितने कि बीज। कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति जनक रूपेण पैतृक समान होती है जिसमें कोई भिन्नता या नए गुण आपको नहीं आ पाते हैं। कायिक जनन विषाणुओं को प्रसार करने में भी सहायक है, अतः कथन 2 आपका सत्य नहीं है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, अतः कथन 3 भी आपका सत्य नहीं है। 3 कथन आपका सत्य है। आंसर यहाँ पर आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पादों पर विचार कीजिए। बोगनविलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर, इनमें से कौन कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? ए है 1 और 2, बी है 2 और 3 4, सी है 1 2 4 और डी है 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 1 2 यहाँ पर कौन सा सही है?
चलिए आंसर चेक कर लीजिए, आंसर है आपका डी। ठीक है, बोगनविलिया कार्नेशन गुलाब अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित होना है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन या प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है। इसके बीजों का सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं और तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। दूसरा, चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक के द्वारा होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो, और डी है ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। ABCD इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करिए, आंसर है आप सभी का यहाँ पर देखिए सी है। ठीक है, आंसर क्या है? सी है। दाब तकनीक में पौधों की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उग जाती हैं और इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के जो पौधे हैं का प्रवर्धन इसी तकनीक से किया जाता है और इस प्रकार यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला, फसल और दूसरी तरफ प्रजाति हैं। फसल में सरसों वरुणा, मटर सपना, अलसी सूर्या, मूंगफली कौशल। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। ABCD इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, आंसर क्या है आपका? यहाँ पर सी है। सूर्या आम पपीता आलू आदि की प्रजाति है, ना कि यहाँ पर अलसी के है, तो शेष सभी विकल्प आपके सुमेलित। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉपस के रूप में जाना जाता है और वह धनी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, हाइड्रोकार्बन्स में, प्रोटीन में, लिपिड्स में। सही कोड देखिए, ए है 1 2 3, बी है 2 4, सी है 1 3 4 और डी है 2 3 4। तो जल्दी से बताएं पेट्रोक्रॉपस किस रूप में धनी होते हैं? चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप सभी का बी है। ठीक है, आंसर आपका क्या है? पेट्रोक्रॉस मुख्य रूप से आपके हाइड्रोकार्बन लिपिड्स मोम में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जेट्रोफा नामक पौधा पेट्रोक्रॉस के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किसमें प्राप्त किया जा सकता है? ए आलू, बी चावल, सी गन्ना, डी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। ABCD इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करिए, आंसर है आपका सी। ठीक है, गन्ना और मक्का से व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल आपका प्राप्त किया जाता है। तो दोनों ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गन्ना और मक्का से हम जैव एथेनॉल प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है कैफीन, निकोटीन, टेनिन, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, कैफीन, निकोटीन, टेनिन, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 24, शीतल पेय आपको पाया जाता है। चलिए आंसर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका ए। ठीक है, क्या है? ए है। शीतल पेयों कोल्ड ड्रिंक जैसे कोला में कैफीन नामक एल्कलॉइड्स पर्याप्त मात्रा में होती है, निकोटीन तंबाकू में, टैनिन कच्चे फलों इत्यादि में, जबकि रेनिन आपका एक एंजाइम है जो दूध में पचाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कैफीन क्षारक उपस्थित है केवल चाय में, केवल कॉफी में, चार कॉफी दोनों में, नींबू पानी में। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। चलिए आसान सा प्रश्न है, कैफीन क्षारक आपका पता है सभी को, आंसर इसका सी है। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलाग एक्सेथाइन क्षारक है और यह मन स्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक उत्तेजक औषधि है। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडलिंब फर्डिनेंड रंज ने इसकी खोज 1819 में की
कॉफ़ी के बीजों को अत्यधिक प्राकृतिक रूप से या 60 से अधिक पौधों पत्तियों फलों और फलियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसके स्रोत कॉफ़ी फली या बीन्स व चाय की पत्ती है। तो आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 और सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उत्पाद हैं और स्रोत हैं। पहला है अफीम, हींग, श्रबर, कुनैन। सूची 2 में है छाल, जड़, फल, तना। कूट देखिए ABCD क्या कहता है। ए है 1 2 3 4, बी है 3 2 4 1, सी है 4 2 1 3 और डी है 2 4 3 1। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए, कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। चलिए आंसर चेक कर लीजिए। आंसर सभी का है बी। ठीक है, आंसर क्या है आपका, बी है यहाँ पे। उत्पाद है उनके स्रोत सही सुमेलित हैं। जैसे कि उत्पाद है आपका अफीम है फल, हींग है आपका जड़, रबर है आपका तना और कुनैन है आपकी छाल। तो अफीम का यहाँ पे उत्पादन होता है पेपेसर सोमनीफेरम के अर्ध पके फलों के दूध, हींग का फेरुला प्रजाति के पौधों के, जबकि रबर यहाँ पे पौधों के तने से निकाले जाते तरल पदार्थ हैं। तथा कुनैन जो होता है वो सिंकोना के पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 27। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्यतः महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर टिक करिए। आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का ए है। आयोडीन का मुख्यतः महत्वपूर्ण स्रोत समुद्री घास जैसे केल्प, नोरी, कंबू, वैकैम। आयोडीन के अन्य स्रोत यहाँ पे सूफोड, डेयरी विशेष रूप से आपको पाए जाते हैं। तो आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 28। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है। तुलसी, नींबू, नीम, हल्दी। क्वेश्चन नंबर 28। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है। चलिए आंसर चेक करेंगे। 28 का आंसर है आपका सी। नीम जो होता है आपका मुख्य मच्छर निकर्षक नीम होता है। नीम में जो औषधीय गुण होते हैं, बीज पत्तियों में दवाएं तैयार की जाती हैं। तुलसी, हल्दी प्रतिजैविक गुण होते हैं और नींबू जो होता है विटामिन सी का तथा प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 29। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका ए है। ठीक है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आपका स्थापित किया जा रहा है। सभी लोग ए टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। जैविक रूप से संश्लेषित नैनोकण का उपयोग एक नई परत की मित्र तकनीकी है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक नए पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है मदार, पार्थेनियम, धान या लेमन ग्रास। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर चेक करिए। तो आंसर देखिए यहाँ पर आप सभी का बी है, जिसमें बोला गया है कि पार्थेनियम जो पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग इसमें किया जाता है और नैनो कणों के जैव संश्लेषण में इसका कैंसर उपचार में भी ये लाभकारी है। तो आंसर आप सभी का बी है। क्वेश्चन नंबर 31। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर चेक करिए। आंसर सभी का है 31 का आंसर है आपका बी। ठीक है, लिटमस जो होता है आपका लिटमस जल जो होता है घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण है जो थैलोपाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो आंसर है आपका बी।
चलिए, तो यहाँ पर आपका आज का सेशन हो गया समाप्त और कल हम मिलेंगे सेम टॉपिक्स को लेकर। यहाँ पर बायोलॉजी का आपको एक और वीडियो यहाँ पर मिलेगा और उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके यहाँ पर वीडियोस अर्थात उसका रिवीजन करेंगे। इस वीक से हम यहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान जो विषय वस्तु है वो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया बायोलॉजी में हमने पादप से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो देख लिए। आज टोटल 32 क्वेश्चन हमने देखे। तो यहाँ पर आप सभी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा जितना भी समय मिलता है। समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, धीरे धीरे आप परीक्षा के और नज़दीक आ रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को जो मैंने बताया हुआ था, एक प्लान आपको डिस्कस किया है यूट्यूब पर, वहाँ पर डिस्कस है 1 महीने में कैसे वहाँ पर टारगेट आपको ख़त्म करना है, चाहे 4 वीक स्ट्रेटजी प्लान, उसको ज़रूर आप फॉलो करो और उसके माध्यम से 1 महीने में अपनी पूरी स्टडी को कंप्लीट करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य विषयों के साथ। थैंक यू सो मच।